यस, तो कल हमने AS3 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक, उसका यूनिट 2। ओके, सो मॉड्यूल 3 आपने लाया होगा। सो यूनिट 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये AS3 ही है पूरा थेरीज में। तो थेरी में से क्या क्या पढ़ना है अभी मैं बताती हूँ। इसमें क्या क्या यूनिट ओवरव्यू फटाफट देख लो। आपको डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस, मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड कैश फ्लो, मीनिंग आपको पता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिमांड डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैविंग इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। एंड कैश फ्लो मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। मूवमेंट इन कैश नहीं आता है, मतलब कैश विड्रॉ किया, कैश डिपॉजिट किया, या मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो हाईली लिक्विड है उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो वो कैश मूवमेंट हो गई। एंड चेंज इन कैश मतलब फॉरेन एक्सचेंज की वजह से, वो नहीं आता है। देन डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग पता है। ऑपरेटिंग वाले आइटम्स किधर आते हैं? ट्रेडिंग P&L में। इन्वेस्टिंग वाले एसेट साइड, फाइनेंसिंग वाले लायबिलिटीज साइड। एंड प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखना है एज पर AS3। सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए 2 मेथड्स है, इन्वेस्ट एंड इनडायरेक्ट। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के लिए हाँ मेथड्स ही नहीं है, एक ही मेथड, डायरेक्ट मेथड। ओके, सो अभी डायरेक्टली कौन से पेज पे आना है बताती हूँ आपको। डायरेक्टली आ जाओ पेज नंबर 11.77। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स देखो, ABCDFGHI। A, cash receipts from the sale of goods and the rendering of services, cash receipts from royalties, fees, commissions and other revenue, cash payment to suppliers for goods and services, cash payment to and on behalf of employees मतलब सैलरी वगैरह, cash receipts and cash payments of an insurance entity for premiums and claims, annuities and other policy benefits। सो इंश्योरेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? प्रीमियम उनका इनकम है ना, एंड क्लेम देना, यही काम है। तो वो ये सब उनके लिए क्या है? ऑपरेटिंग। बट हमारे लिए अगर क्लेम रिसीव हुआ तो वो किसके अगेंस्ट रिसीव हुआ है चेक करना पड़ता है ना। लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑपरेटिंग, एसेट हो तो इन्वेस्टिंग, करेक्ट। एंड प्रीमियम पेमेंट का भी वैसा ही, अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो फॉर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग। अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो फॉर द सिक्योरिटी ऑफ एसेट तो वो इन्वेस्टिंग। हाँ सेम ही, क्लेम रिसीव्ड का जैसे होगा ऑब्वियसली वैसे ही प्रीमियम पेमेंट का होगा। बट इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये सब कुछ क्या है? ऑपरेटिंग। नेक्स्ट बताओ आप, कैश पेमेंट्स और रिफंड्स ऑफ इनकम टैक्सेस, ये ऑपरेटिंग में आता है अनलेस दे कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विथ फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। सो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि TDS ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स मेड, तो वो TDS इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, करेक्ट। हाँ करेक्ट, TDS आउटफ्लो होगा। जी वाला बताओ, कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिलेटिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस, तो वो ऑपरेटिंग में आता है। ओके, ये जो सब कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आप CA फाइनल में सीखने वाले हो। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट है, उसमें ये सब शेयर्स रिलेटेड है ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब पहले ही आप प्राइस डिसाइड करके रखते हो एक दूसरे पर्सन के साथ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास टाटा स्टील कंपनी का शेयर है एंड वो मैं आपको सेल करूंगी 100 रुपीज पे, एंड डेट भी फिक्स करोगे। फॉर एग्जांपल 22 जनवरी को मैं सेल करूंगी आपको फॉर ₹100। तो मैंने क्या क्या फिक्स किया? डेट फिक्स की, उसके बाद अमाउंट फिक्स की, क्या बेचना है वो फिक्स किया। तो मैंने क्या किया? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री की। मतलब 22 जनवरी को टाटा स्टील के शेयर का रेट कुछ भी हो सकता है मार्केट में, फिर भी मैं सेल करूंगी 100 को। सो 200 भी हो सकता है,
फिर मेरा लॉस है ना, मुझे 100 ही मिलेंगे। एंड जो परचेस कर रहा है उसको बेनिफिट होगा, क्योंकि मार्केट से उसको 200 में मिल रहा है बट मैं 100 को ही दे रही हूँ। ओके, तो ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए जाते हैं। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जो रेगुलराइज्ड होते हैं, ओके, स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशंस थ्रू, लॉ थ्रू होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रेगुलेशंस इन्वॉल्व नहीं होता बट वो भी लीगल है, जस्ट इंडिविजुअल्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। दोनों का नेचर सेम ही है, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड का, सिर्फ डिफरेंस इतना ये रेगुलराइज्ड होता है, अंडर स्टॉक एक्सचेंज ये चलता है, ये डायरेक्टली चलता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में वैसा ही है समझो अभी के लिए। एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप से आपको समझा होगा वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है एंड संपदा है पार्थ ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। ओके, तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट, वो स्वैप किया, सो उनका कॉन्ट्रैक्ट हमारा बन जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनका। ओके, तो ये सब फाइनल लेवल में है आपको। तो ये सब चीजें आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए नहीं कर रहे हो, आप यही काम करते हो दिन भर। ओके, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई आपकी। एंड यही अगर सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए करते हो तो इन्वेस्टिंग। समझ में आ गया? देन नेक्स्ट इज कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ डीलिंग और ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। ओके, जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं, आपने सुना होगा, आपके रिलेटिव्स में बहुत सारे करते होंगे फ्रेंड सर्कल में, बट वो ट्रेडिंग करते हैं मतलब दिन भर वो वही काम करते हैं, देन ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। उनका पर्पस आपको चेक करना है, अगर यही काम है उनका, यही मेन सोर्स ऑफ इनकम है तो ऑपरेटिंग, बट उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम अलग है, उनका शॉप है एंड जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस वो करते हैं तो वो इन्वेस्टिंग। तो पर्पस देखना है आपको आपके क्लाइंट का एंड उस हिसाब से गाइडेंस देना है। एंड लास्ट इज कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सिंस दे रिलेट टू देयर मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। अभी इन्वेस्टिंग का एक्सप्लेन करो, उसमें भी ABCDEFG तक है ना। कैश पेमेंट्स टू एक्वायर फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स, मतलब मैंने पेटेंट परचेस किया तो भी वो इन्वेस्टिंग हो गई एक्टिविटी। दीज पेमेंट्स इंक्लूड दोज रिलेटिंग टू कैपिटलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एंड सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट्स। सो फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है एंड आपने खुद के ऑफिस के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो आप कैपिटलाइज करोगे, ओके, आप खुद पेटेंट डेवलप कर रहे हो एंड उसके लिए आपको रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट लग रही है तो आप वो पेटेंट में ऐड करोगे ना कॉस्ट, तो वो भी इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। सो कौन सा वाला पार्ट जो कैपिटलाइज हुआ है उतना ही, ऑब्वियसली जो P&L को जाएगा वो तो ऑपरेटिंग में जाएगा ना। सेकेंड, कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल्स एंड अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, ऊपर परचेस हुआ, नीचे सेल। थर्ड, कैश पेमेंट्स टू एक्वायर इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटीज एंड इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स अदर देन payments for those instruments considered to be cash equivalent। हाँ, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ, कैश इक्विवेलेंट नहीं हुआ, वो ऑपरेटिंग हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई। कैश इक्विवेलेंट मतलब वो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर 3 मंथ के अंदर का होगा तो फिर वो कैश इक्विवेलेंट नहीं, कैश इक्विवेलेंट थोड़ी है वो, तुम्हें पेमेंट करना है तुम्हारे क्रेडिटर को। हाँ, फिर भी नहीं। कंफर्म है क्या? बैक डेट्स भी हो सकते हैं वैसे, तो फिर कितनी कैश हो जाएगी? आने से पहले ही कंफर्म मत करो। एक बड़े कंपनी के बारे में सोचो जो करोड़ों में डील करती है एंड उनके फिर कितने डेटर्स होंगे जो विद इन 3 मंथ्स ड्यू है, तो सारे इक्विवेलेंट टू कैश नहीं है।
वो जब एक्चुअल आ जाएंगे तब वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाते हैं ना। नहीं तो हम क्या करते बैलेंस शीट में, डेटर्स लेस देन 3 मंथ्स कैश इक्विवेलेंट में डाल दो, डेटर्स मोर देन 3 मंथ्स ही आप डेटर्स में रखते ना फिर। ओके, so other than receipts for those instruments considered to be cash equivalent, so other than receipts from those instruments मतलब वो short term highly liquid investment जो है उससे जो रिसीट आएगी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगी, वो तो कैश इक्विवेलेंट ही होगा ना। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट आप सेल करके कैश आएगी तो वो मूवमेंट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही हो गई, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं हुई। एंड दोज हेल्ड फॉर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पज अगर है तो वो ऑपरेटिंग में जाता है। देन कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू अदर पार्टीज अदर देन एडवांसेस एंड लोन्स मेड बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उनके लिए ऑपरेटिंग है। बाकी लोगों के लिए आपने देखा एडवांस लोन मेड टू एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स अगर है तो ऑपरेटिंग, सब्सिडियरीज को है तो इन्वेस्टिंग। हाँ, कैश रिसीट्स फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू अदर पार्टीज अदर देन एडवांसेस एंड लोन्स ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Then cash payment for future contracts, forward contracts, option contracts and swap contracts, except when the contracts are held for dealing or trading purpose or the payments are classified as financing activity. And cash receipts from future forward option swap contracts, except when the contracts are held for dealing or trading purposes और the receipts are classified as financing. इन्वेस्टिंग समझा पूरा। एंड फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, ABCDE। कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स और अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, कैश पेमेंट टू ओनर्स टू एक्वायर और रिडीम द एंटिटी शेयर्स मतलब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर्स, लोन्स, नोट्स, बॉन्ड्स, mortgages and other short term or long term borrowings, cash repayments of amount borrowed जो आपने अमाउंट बोरो की थी मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन बेसिकली, एंड कैश पेमेंट्स बाय अ लेसी फॉर द रिडक्शन ऑफ द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रिलेटिंग टू द फाइनेंस लीज। ओके, सो फाइनेंस लीज मतलब क्या होता है, इट्स एज गुड एज आपने लोन ही लिया है इसे समझो। हम लीजेस में देखेंगे इस 19 में। सो लीजेस आपने अगर एडवांस अकाउंट्स किया है तो AS 19 है लीजेस। लीजेस दो टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग लीज। फाइनेंस लीज में क्या होता है, आपको 100 साल के लिए रेंट पे दिया है, जैसे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने BMCC और फर्ग्यूसन के प्रीमाइसेस जो है वो लीज पे लिए हैं 100 साल 200 ईयर्स के लिए। तो क्या हो जाता है, वो प्रीमाइस एक्चुअली ओनर DES है बट एज पर अकाउंट्स ओनर BMCC है। सो BMCC उनके बुक्स में एसेट रिकॉर्ड कर सकती है। ये फाइनेंस लीज में होता है, ऑपरेटिंग लीज में नहीं। हाँ, कम 5 साल के लिए दिया। हाँ, करेक्ट। हाँ, करेक्ट। एंड उस केस में एसेट ओनर ही दिखाता है उसके बुक्स में, मतलब लेसर उसके बुक में एसेट दिखाता है एंड लेसी नहीं दिखाता, लेसी रेंट पेमेंट दिखाता है। इसमें लेसी दिखाता है एसेट एंड लेसर जो है वो एक्चुअली लीगल ओनर है बट वो उसके बुक्स में रिसीवेबल्स दिखाता है, रेंट रिसीवेबल्स फ्रॉम लेसी, वो एसेट नहीं दिखाता है। ओके, इसलिए यहाँ पर उन्होंने दिया है ने कि लेसी ने कुछ पेमेंट किया ना तो वो एज गुड एज लोन ही लिया है, लोन पे हमने लिया है मतलब वो लैंड ऐसे एज्यूम किया जाता है। सो लोन लिया है ऐसे बेसिकली वो कंसीडर होता है, इसलिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। इट्स लाइक अ रीपेमेंट ऑफ लोन।
ओके, तीनों एक्टिविटीज के अंडर क्या क्या आता है, समझ में आ गया क्या? ओके, सो अभी कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के दो मेथड्स आपको पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो पेज नंबर 11.81 पे आ जाओ। 11.81 उसका आपको सेकेंड एंड थर्ड पढ़ना है एंड मुझे एक्सप्लेन करना है। नहीं, उसके ऊपर का इनडायरेक्ट मेथड हेडिंग है ना, उसके ऊपर ये द डायरेक्ट मेथड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। वो ज्यादा यूजफुल होती है हाँ, फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट करने के लिए एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन प्रैक्टिस में इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा होती है, सो ज्यादा यूज होती है। हाँ, MCQ अगर आ गया विच मेथड इज पॉपुलर, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। हाँ, चार ऑप्शंस क्या होंगे? डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, बोथ मेथड्स, नन ऑफ द अबाउ। तो पॉपुलर कौन सी है? इनडायरेक्ट, बट यूजफुल है। हाँ, तो विच मेथड इज यूजफुल? ऐसे MCQ आ गया तो डायरेक्ट। द डायरेक्ट मेथड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल इन एस्टिमेटिंग and which method is more appropriate? हाँ, useful and more appropriate direct and popular indirect। ओके, तो MCQ आ जाएंगे अभी आपको। एंड इनडायरेक्ट मेथड के कंक्लूजन्स 3 पढ़ने को मैंने बताए थे तुम्हें, बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़े। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंक्लूजन पढ़ो। इट इज वर्थ नोटिंग दैट बोथ डायरेक्ट एंड indirect methods adjust current assets and current liabilities related to operating activities to determine cash from operating activities। both methods, हाँ, वो क्या करते हैं? करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज एडजस्ट करना ही पड़ता है। आप डायरेक्ट में क्या करते हो? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स वगैरह, बट डायरेक्ट मेथड एडजस्ट इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनडायरेक्ट मेथड एडजस्ट ओवरऑल नेट प्रॉफिट टू डिटरमाइन cash from operation। Therefore indirect method fails to provide breakup of cash from operations। ओके, सो MCQs कैसे बन सकते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इज मेड इन विच मेथड? डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, बोथ द मेथड्स, नन ऑफ द अबव। बोथ द मेथड्स आंसर है उसका। एंड इंडिविजुअल एडजस्टमेंट ऑफ P&L किस में? डायरेक्ट मेथड में किया जाता है एंड ओवरऑल इनडायरेक्ट में। सो ब्रेकअप कौन देता है? डायरेक्ट। एंड ब्रेकअप ऑफ कैश इनडायरेक्ट में नहीं होता है। ओके, सो ऐसे कुछ MCQs आ गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर। तो जिनको कंसेप्ट क्लियर है, एग्जैक्टली पता है डायरेक्ट मेथड क्या होती है एंड इनडायरेक्ट क्या होती है, वही सॉल्व कर सकता है। वन लाइनर वैसे MCQ वो बोल रहे हैं नहीं आने वाले हैं, फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, पता नहीं क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने जो केस सिनारियोज बेस्ड MCQ दिए हैं अकाउंट्स के लिए वेबसाइट पे, वो 2 ही आ चुके हैं केस सिनारियो बेस्ड। बाकी सभी वन लाइनर ही है। तो अभी तक ICAI कोई नहीं मिले हैं केस सिनारियो बेस्ड फॉर अकाउंट्स। हाँ, फॉर लॉ बहुत सारे मिले उनको। ओके, सो अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड का देखो फॉर्मेट। आपको स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो कैसे फाइंड आउट करना है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L माइनस ओपनिंग बैलेंस। फिर जो डिफरेंस आएगा उसमें आपको और एक चीज करते जाना है कि जो भी एप्रोप्रिएशंस हुए हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस, वो एड बैक करना है। जैसे कि डिविडेंड पेड है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सब एड बैक करना है। देन प्रोविजन फॉर टैक्स एड बैक करना है। देन आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ जाते हो। फिर आपको स्टार्ट करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन इन्वेस्टिंग एक्सपेंसेस एड बैक करना। डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट,
प्रोविजन फॉर टैक्स पहले ही आपने एड बैक किया है तो फिर से मत करो। लेस में क्या आ जाएगा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। मुझे एक बताओ, नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, प्रोविजंस, बैड डेट्स, ये हुए नॉन कैश एक्सपेंस। अभी मुझे एग्जांपल दो नॉन कैश इनकम का। नॉन कैश थोड़ी आ गई कि कैश, इसलिए तो प्रॉफिट हुआ ना। रहेगा क्या? लॉजिकली सोचो, नॉन कैश इनकम ऐसे होगा कौन सा? नहीं होगा, करेक्ट। इसलिए नॉन कैश हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं। आप इनकम क्यों कमाते हो? कैश आने के लिए ना। उससे कैश ही नहीं आने वाली तो इसको इनकम कैसे बोलोगे? ओके, सो नॉन कैश इनकम ऐसे कुछ नहीं होता है, ओनली नॉन कैश एक्सपेंसेस ही होते हैं। ठीक है? ट्रेडिंग है सपोज, तो ट्रेडिंग हम ऑपरेटिंग में डालते हैं अगर डे टू डे बिजनेस। हाँ, प्रॉफिट कमाया है बट विड्रॉ नहीं किया, हाँ, तो वो नॉन कैश नहीं पकड़ेंगे। नहीं, कैश तो आ गई ना, विड्रॉ नहीं किया सिर्फ। विड्रॉ नहीं किया, आ गई लेकिन विड्रॉ नहीं किया। इनकम मतलब पैसे ही कमाना, दैट इज इनकम ना। तो वो कौन से भी फॉर्म में आ सकता है। ओके, नॉन कैश इनकम ऐसे भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कुछ सर्विस दी है, सीए की सर्विस तुम्हारे क्लाइंट्स को, एंड उसका बुटीक है, तो वो बोल रही है तुम्हें मैं ऑडिट फी तुम्हें कैश में नहीं देती हूँ, मैं एक डिजाइनर सूट तुम्हें स्टिच करके देती हूँ। तो वो भी मतलब इनडायरेक्टली हुआ ना, तुम्हें डिजाइनर सूट के लिए जितने पैसे लगेंगे उतना तुम्हारा फीस इनडायरेक्टली आई, मतलब नॉन कैश नहीं है फिर भी वो। ओके, वो इनकम है ही। ओके, बार्टर एक्सचेंज हुआ मतलब वो, सो नॉन कैश इनकम नहीं होगा। सिर्फ वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, इतना ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने परचेस किया मशीनरी फॉर इशू ऑफ शेयर्स, तो मशीनरी परचेस की फ्री में नहीं दिया है, कुछ तो देना पड़ेगा ना शेयर्स, तो वो भी तुमने फ्री सर्विस नहीं दी थी, वो तुम्हें कुछ दे रही है ना उसके लिए। सो इनकम मतलब कुछ तो आना ही चाहिए। सो नॉन कैश वो हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अगर वो तुम्हें डिजाइनर सूट दे रही है तो वो कैश फ्लो में नहीं आएगा सिर्फ, बट इनकम तो है वो। ओके, ये सब ऐड बैक करने के बाद क्या होता है, आपको मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ओके, तो ये आने के बाद आपको करना है एडजस्टमेंट्स फॉर करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। ये सब होने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसको एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, क्योंकि आपने क्या किया, जो ऑपरेशंस रिलेटेड है उतना ही रखा है, जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स थे वो उसके इफेक्ट्स आपने रिवर्स कर दिए थे। तो ये सब होने के बाद जो मिलेगा आपको वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। एंड जब आप करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के इफेक्ट्स दोगे तो जो मिलेगा दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, सो कल हमने ये सीखा था, इंक्रीज इन करंट एसेट्स मतलब क्रेडिट सेल्स बढ़ गए बट पैसे नहीं आए तो लेस। डिक्रीज इन करंट एसेट्स मतलब कैश आ गई डेटर्स से, सो इनफ्लो हुआ तो ऐड करना है। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स मतलब आपने क्रेडिट परचेस किए, मतलब डेबिट तो किया था बट पैसे नहीं दिए थे, तो वो जो डेबिट किया था वो ऐड बैक करो। एंड लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, पेमेंट किए हैं इसलिए लेस करना है। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट मार्क करके रखो फॉर्मेट। सो रिवीजन करते वक्त सब नहीं पढ़ना है अभी, सिर्फ वो फॉर्मेट। अभी इलस्ट्रेशन 1 आपने सॉल्व किया है, मुझे आंसर दो उसके फटाफट। डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ AS3। इंटेलिजेंट लिमिटेड नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, हाँ, हैज द फॉलोइंग एंट्रीज इन बैंक अकाउंट, loans and advances given to following and interest earned on them, to suppliers operating, to employees
टू इट्स सब्सिडियरी कंपनीज, हाँ, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडियरी स्मार्ट लिमिटेड एंड डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग, TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट्स मेड, हाँ, इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लो, TDS ऑन इंटरेस्ट अर्नड ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर्स, ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स, extraordinary item, under which activity investing activity inflow, correct. next कौन सा था? थर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. मुझे बताओ कौन सी मेथड यूज की? डायरेक्ट मेथड, करेक्ट. रिसीट साइड पहले बताओ, कैश सेल्स लिया था, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड कमीशन, हाँ, इतना ही लिया ना. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग, लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंसिंग था, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन्वेस्टिंग था, तो वो नहीं लिया. एंड पेमेंट्स में कैश परचेसेस, ट्रेड पेबल्स, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स. उसके बाद इन्वेस्टिंग है, फाइनेंस है और फाइनेंस, हाँ, करेक्ट, तो वो नहीं लिया. और कैश यूज हुआ है, नेट कैश आउटफ्लो नेगेटिव आया है 70,000, हाँ, करेक्ट. सो रिसीट साइड के बाद पेमेंट्स में कैश परचेसेस, ट्रेड पेएबल्स, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्स, इधर तक ही आएगा. हाँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही एक्टिविटी का पूछा, एक ही एक्टिविटी का पूछा तो 5 मार्क्स के लिए ही आएगा. पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट 15 मार्क्स के लिए. थर्ड के बाद फोर्थ भी था क्या? फोर्थ में कौन सी मेथड यूज की? डायरेक्ट. बट क्या करना था? ओके, सो फर्स्ट ओपनिंग क्लोजिंग बाद में एंड में लेते हैं. रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, ऑपरेटिंग, इशू ऑफ शेयर्स, फाइनेंस एड, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, investing at, payment to suppliers, operating less, payment for property plant equipment, investment minus, payment for overheads, operating minus, wages salaries, हाँ, taxation, operating minus, हाँ, नेट कैश कितना जनरेट हुआ है ऑपरेटिंग हाँ, एक्टिविटीज से वो करते हैं, और उसके बाद इनकम टैक्स लेस करके फिर जो भी कैश जनरेटेड है, हाँ, करेक्ट. एंड डिविडेंड्स, फाइनेंस माइनस, हाँ, ये कैसे समझा? पेमेंट है क्योंकि पेमेंट साइड चल रही है, हाँ. सो डिविडेंड पेड, सो फाइनेंसिंग, एंड रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, फाइनेंसिंग डिडक्ट. फिर नेट कैश क्या आया? यूज या जनरेटेड? आया है. ओके, नेट कैश जनरेटेड आया है 20, हाँ, 212, तो वो क्लोजिंग बैलेंस है 177 है ना? 177, हाँ, उसमें ओपनिंग ऐड किया एंड देन क्लोजिंग आया. ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसको किसको समझा इलस्ट्रेशन 3 एंड 4? इलस्ट्रेशन 4 के बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 था क्या? 8 एंड 9. पेज नंबर क्या है? हाँ, एक्टिविटीज में क्लासिफाई करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी. ब्रोकरेज पेड ऑन परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, अंडरराइटिंग कमीशन पेड, financing, trading commission received, operating, proceed from sale of investment, investing, purchase of goodwill, investing, redemption of preference shares, financing, rent received from property held as investment, investing, interest paid on long term borrowings, financing, marketable securities having risk of change in value. हाँ, हाँ,
हाँ, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव ऑपरेटिंग। नाइन्थ, हाउ विल यू डिस्क्लोज फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ गगन। 10% डिबेंचर्स इशू किए हैं। 10% डिबेंचर्स इशू किए हैं। सो कौन सी एक्टिविटी? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हाँ। जो इंटरेस्ट आएगा वो ऐड करेंगे। तो पहले नेट प्रॉफिट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। हाँ, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐड करेंगे। करेक्ट। 11,000 करेक्ट। 1,10,000 का 10% 11,000 हाँ। ऐड होगा। उसके बाद आएगा प्रीमियम। सेकंड पॉइंट है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। डिबेंचर्स वेर रिडीम्ड। हाँ, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड, वो प्रीमियम पे हुए थे 5% करेक्ट। प्रीमियम। तो उसमें भी हम 5% प्रीमियम जो हमने पे किया है वो ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे। उसका वैल्यू है 1650, जो आया 1,10,000 लेस 77,000, उसका वैल्यू आता है 33,000। 33,000 पे 5% 1650 ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस होगा। फोर्थ पॉइंट पे है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हम कैलकुलेट करेंगे 3,50,000 पे 10% इंटरेस्ट 35,000 लेस होगा। ये ऑपरेटिंग का डिस्क्लोजर। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट आएगा 35,000 माइनस 10,500, क्योंकि 10,500 अक्रूड है तो वो मिलना बाकी है अभी तक। करेक्ट। बचा हुआ जो बैलेंस है 24,500 वो इनफ्लो में आएगा। करेक्ट। एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का जो वैल्यू है 33,000 प्लस प्रीमियम वो आउटफ्लो होगा 34,650 एंड अनपेड डिबेंचर इंटरेस्ट 10,100। जो आया 11,000 हमारा इंटरेस्ट था डिबेंचर का, उसमें से जो आउटस्टैंडिंग अनपेड इंटरेस्ट जो है वो लेस करेंगे और लास्ट ईयर का जो हमने पे किया था ओपनिंग बैलेंस वाला जो था वो ऐड करेंगे। करेक्ट। उससे आएगा 10,000। हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। डेटर्स काउंट नहीं होंगे ओके। वो प्रोविजन के अगेंस्ट सेट ऑफ किए हैं। डेटर्स बैड डेट्स हो गए थे ना 36,000 के। सो बैड डेट्स टू डेटर्स 36,000, बट वो P&L टू बैड डेट्स एंट्री नहीं हुई है, वो हुई है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। करेक्ट। अगर P&L को डेबिट हुए रहते तो अगर P&L को डेबिट हुए रहते थे तो हम इसमें से लेस करते थे। अगर P&L को डेबिट हुए रहते थे तो हम इंक्लूड नहीं करते थे ना, ऑपरेटिंग है ऐड बैक करते थे, क्योंकि वो नॉन कैश है। डिक्रीज है ऐड करते थे। हाँ हाँ, वो वहां से नहीं देखना है, नॉन कैश आइटम है वो, इसलिए ऐड बैक। डिप्रिसिएशन का क्या करती हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या, इसलिए करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी के साथ कुछ संबंध नहीं है। P&L को डेबिट हुआ है क्या, वो अगर P&L को डेबिट हुआ है एंड नॉन कैश आइटम है तो ऐड बैक करते हैं ना हम। बैड डेट्स की वजह से तुम्हारा कैश आउटफ्लो कुछ नहीं हुआ, जो आने वाले थे वो नहीं आए, लॉस हुआ है, कैश तो नहीं गई, कैश आई ही नहीं। ये सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ पूरा। सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9 है, हाउ विल यू डिस्क्लोज, ऐसे क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्लोज। सो फर्स्ट उन्होंने दिया है 10% डिबेंचर्स इशू किए हैं। कैसे इशू किए देखो, 1 अप्रैल मतलब फर्स्ट डे ऑफ द ईयर को 1,10,000 इशू किए थे एंड 31 मार्च को कितने इशू किए, 77,000। ओके, एज ऑन मतलब क्या है ये, हाँ, डिबेंचर्स इशूड एज ऑन मतलब ये बैलेंस है।
सो डिबेंचर्स इशूड का बैलेंस दिया है उन्होंने, नए कुछ डिबेंचर्स इशू हुए क्या? नहीं, क्योंकि ये बैलेंस पहले ही है 1,10,000 का डे 1 को, एंड लास्ट डे को ये बैलेंस हो गया 77,000। तो इससे आपको समझ में क्या क्या आ रहा है कि 33,000 का पेमेंट हुआ है, करेक्ट। एंड सेकेंड पार्ट में देखो, डिबेंचर्स वेर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर एंड प्रीमियम वॉज चार्ज टू P&L। सो इसका मतलब डिबेंचर्स रिडीम कब हुए हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। कितने के? 33,000 फेस वैल्यू थी, सो 33,000 एट द एंड ऑफ द ईयर रिडीम हुए हैं, मतलब आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो पूरे साल का पे करना पड़ेगा, मतलब पूरे 1,10,000 पे, करेक्ट। 1,10,000 का 10% दैट इज 11,000। अगर ये डिबेंचर्स रिडीम हुए रहते फर्स्ट डे ऑफ द ईयर को, तो कितने पे इंटरेस्ट आता? 77,000 पे ही आता, 7,700। बट उन्होंने स्पेसिफिक क्या दिया है? एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी मेरा क्वेश्चन है, दिया ही नहीं है उन्होंने डेट, तो एक एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर ही आप एज्यूम करोगे, ओके। सो अभी इन डिबेंचर्स की वजह से क्या क्या हुआ है देखो, इंटरेस्ट जो है वो कितना आएगा? 11,000 इंटरेस्ट। सो पूरे साल का इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ता है 11,000 डिबेंचर्स पे, तो वो आपने P&L को डेबिट किया रहेगा, तो वो क्या करना है? हाँ, सो नेट प्रॉफिट उन्होंने दिया है क्या आपको? नहीं, तो सिर्फ आप क्या, हाउ विल यू डिस्क्लोज में क्या करोगे? वी विल एड बैक इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, एंड अमाउंट, हाँ। एंड सेकेंड इसमें उन्होंने दिया है कि प्रीमियम रिडम्पशन इज मेड एट प्रीमियम 5%, ओके। सो फेस वैल्यू आ रही है 33,000 के ऊपर 5%, हाँ। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो रिटर्न ऑफ किया था ना आपने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिटर्न ऑफ का मतलब P&L को डेबिट किया था, P&L को चार्ज किया था, तो वो भी आपको क्या करना है? एड बैक करना है। आप बोलोगे मैम कैश का आउटफ्लो तो हुआ ना, क्योंकि रीपेमेंट करते वक्त डिबेंचर होल्डर्स को आपको कितना देना पड़ेगा? 33,000 प्लस 1,650। हाँ, करेक्ट, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसलिए एड बैक कर रहे हैं, ओके। ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसलिए एड बैक कर रहे हैं। सो 34,650 का पेमेंट आप कहाँ पर लिखोगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ओके। उसके बाद उन्होंने अनपेड इंटरेस्ट के बैलेंसेस दिए हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग के। उसके पहले हम ये करेंगे ना, इंटरेस्ट हमें जो मिला होगा, हाँ, इन्वेस्टमेंट किया था, हाँ, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी हम ऑपरेटिंग में से डिडक्ट करेक्ट, ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे, लेस करेंगे एंड इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे। यस, करेक्ट। सो अभी मैं सीक्वेंस में जा रही हूँ इसके क्वेश्चन के, हाँ। सो अभी अनपेड इंटरेस्ट का अकाउंट हमें ओपन करना है, लेजर अकाउंट। अनपेड इंटरेस्ट मतलब ही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, हाँ, वो समझा होगा आपको। सो ओपनिंग बैलेंस इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड को आएगा ना, कितना है? 275, एंड क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरीड डाउन, एंड आपने P&L को जो इंटरेस्ट लिखा है वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय P&L अकाउंट 11,000। सो बैलेंसिंग फिगर देखो क्या आ रही है? 10,100। हाँ, सो देखो टोटल पिछले साल का 275 बाकी था पे करना, एंड इस साल का 11,000, ऐसे टोटल इतना पेएबल था, और उसमें से 1,175 ही अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब बाकी का आपने पे कर दिया है। दिस इज
टू कैश अकाउंट। सो ये 10,100 का जो आउटफ्लो है वो कहाँ पर जाएगा? करेक्ट करेक्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर जा रहा है, फाइनेंसिंग के अंडर जा रहा है 10,100, बट P&L में ऑपरेटिंग के इसमें एड बैक करते वक्त आपने एड बैक कितना किया था? 11,000। ओके, क्योंकि P&L को डेबिट 11,000 का हुआ था। हाँ, सो वो याद रखोगे। ओके, सो ये हमारा नेट प्रॉफिट का यहाँ पर चल रहा था, विच इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम सीक्वेंस में जा रहे हैं ना, एंड उसके नीचे अभी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी के लिए मैं सिर्फ हेडिंग लिखती हूँ, अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं है ना हम। एंड देन कैश फ्लो फ्रॉम, हाँ ओके, सो यहाँ पर मुझे लिखना है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। सो वहां पर पर्पसफुली मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर लिखा था। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर पूरे साल का 11,000 है, बट उस साल में पेमेंट कितना किया? 10,100। ओके, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी आएगा ना यहाँ पर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 33,000 प्लस 34,650। ओके, सो डिबेंचर्स रिलेटेड और क्या बाकी है? हाँ, अभी रोमन 4 36,000, डेटर्स ऑफ 36,000 वेर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ड्यूरिंग द ईयर। सो इसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, क्योंकि एंट्रीज क्या होते हैं? पहली एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, हाँ ये फर्स्ट एंट्री हुई रहेगी 36,000 की, एंड सेकेंड RDD जिसको आप बोलते हो ना, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ओके, सो ये नेट प्रॉफिट सॉरी ये बैड डेट्स जो है वो P&L को डेबिट हुए ही नहीं है। अगर P&L को RDD अकाउंट डेबिट की जगह P&L अकाउंट डेबिट होता तो हम उसको क्या करते हैं? एड बैक करते। करेक्ट, बट ये हुआ ही नहीं है। ओके, सो जिनको ये कंसेप्ट, ये एंट्रीज पता है उसको ही समझेगा हाँ कि उसका इम्पैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्या आने वाला है उस सेंटेंस का। इट इज रिटर्न ऑफ अगेंस्ट RDD, मतलब RDD टू बैड डेट्स हुआ है। ये एंट्री तो सभी केसेस में होती ही है, दिस इज एंट्री ऑफ बैड डेट्स। एंड जो नेक्स्ट एंट्रीज है वो बैड डेट्स राइट ऑफ करने की एंट्री है। सो किसी ने आपको बैड डेट्स की एंट्री पूछी तो बैड डेट्स टू डेटर्स है वो, बट किसी ने आपको बैड डेट्स राइट ऑफ करने की एंट्री पूछी तो आपका क्वेश्चन चाहिए उसको कि राइट ऑफ किसके अगेंस्ट किया है? P&L को किया है राइट ऑफ या RDD को, क्योंकि उस हिसाब से एंट्री चेंज होने वाली है। ओके, सो दिस इज एंट्री ऑफ बैड डेट्स। जिनको नहीं पता है लिखो नोट्स में आपके, ये आगे कोई CA फाइनल में नहीं बताएगा हाँ, एंड आर्टिकलशिप में भी आपको कोई ये बेसिक नहीं बताएंगे। दिस इज एंट्री ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। दिस इज एंट्री ऑफ बैड डेट्स। फिफ्थ में उन्होंने 10% बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट वैसे के वैसी ही है, एंड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। सो पूरे साल में उनके पास 3,50,000 की इन्वेस्टमेंट थी, मतलब इंटरेस्ट उनको कितना मिलना चाहिए था? 35,000, बट कितना मिला? करेक्ट, 10,500 स्टिल रिसीवेबल है, बट आपने P&L को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कितना क्रेडिट किया रहेगा? हाँ, सो लेस करते वक्त कितना करोगे? हाँ, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड P&L को क्रेडिट हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे? अभी रिवर्स करेंगे इफेक्ट। P&L को क्रेडिट हुआ है तो लेस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन
इन्वेस्टमेंट्स 35,000. ओके. एंड कैश इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रिसीव्ड, अभी आप वर्ड रिसीव्ड यूज कर सकते हो. इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 24,500. करेक्ट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स 9 क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, बताओ. इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाओ. एक ही लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं होमवर्क बताने वाली हूँ आपको क्या है. इलस्ट्रेशन 2 है पेज नंबर 11.84 पे. 11.84 इलस्ट्रेशन 2. इलस्ट्रेशन 2 क्वेश्चन कहाँ पर है, लास्ट लाइन. यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रिलेटेड आइटम्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो अभी कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी, इनडायरेक्ट. सो देखो आपको बैलेंस शीट दी है 2 इयर्स के. पहले उन्होंने प्रीवियस ईयर दिया है, देन करंट ईयर दिया है. वो पहले डेट्स देखने पड़ते हैं. ओके. एंड देन जो भी आइटम्स है, हर आइटम को नोट है. देखो ऐसा कौन सा भी आइटम नहीं है जो विदाउट नोट्स है. सो डायरेक्टली अगर सबको नोट्स है, सो डिटेलिंग आपको बैलेंस शीट से मिलेगा या नोट्स से. हाँ. सो 1 to 5 नोट्स में जाओ. सो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा रिजर्व सरप्लस से. सो बिगिनिंग में 50,000 था, क्लोजिंग में 90,000 था, तो नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया, 40,000 अर्न किया है. ओके. अभी यहाँ ही देखना है, अभी बैलेंस शीट में मत जाओ, क्योंकि बैलेंस शीट का हर आइटम नीचे ही आया है. शेयर कैपिटल में कुछ चेंज है क्या, नहीं. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 2,50,000 इशू की है डिबेंचर्स. कौन से एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग इनफ्लो. एंड जो भी आपको इंटरेस्ट है डिबेंचर्स के ऊपर, तो वो लेस करना पड़ेगा. बट आप जो नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऐड बैक करना पड़ेगा ना, वो टोटल ऐड करेंगे which will be 7,50,000 का 10. हाँ. सो आप हमेशा क्या कर रहे हो, क्लोजिंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो. हाँ, मतलब आपने एज्यूम किया कि डे 1 को ही डिबेंचर्स इशू हुए हैं, इसलिए 2,50,000 के ऊपर भी पूरे साल का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर P&L को डेबिट हुआ था, इसलिए एड बैक करोगे 75,000. बट इंटरेस्ट पेमेंट जो फाइनेंसिंग के अंडर दिखाना है वो 70,000 ही आएगा, क्योंकि अनपेड है 5,000. पहले बिगिनिंग में ड्यू कुछ नहीं था, बट अभी ड्यू हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया. एंड गुडविल का क्या हुआ, राइट ऑफ किया है, तो वो ऐड बैक करना पड़ेगा 25,000. सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 40 आया, उसमें गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड बैक किया एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐड बैक किया. एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स लेस आउटस्टैंडिंग, तो वो 75,000 माइनस 5,000 करके 70,000 आ गया. सो दिस इज द नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग. आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया ही नहीं है कैश का, सो पूरा नहीं बन सकता है. सो इलस्ट्रेशन 2 समझ में आ गया. सो ये घर पे करोगे सॉल्व. 3 आपने ऑलरेडी किया है. 3, 4, 8 and 9. हाँ, बट 8 and 9 उधर का हुआ ना, एक्सरसाइज का हुआ. हाँ. सो 5 क्या लग रहा है आपको, इलस्ट्रेशन 5 डायरेक्ट मेथड है क्या, क्यों. हाँ,
सो इलस्ट्रेशन 5 भी करो, इलस्ट्रेशन 2, 5. टू 5, 8. नहीं 8 मत करो, सॉरी, वो इनडायरेक्ट मेथड है. 2, 5, 9. इलस्ट्रेशन 9. 2, 5, 9. मत करो, नहीं. बट डेटा जो दिया है वो इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से दिया है उसमें. इलस्ट्रेशन 2, 5, 9 MCQs. 5 MCQs है एक्सरसाइज में. उतना ही. इलस्ट्रेशन 2, 5, 9 है MCQs. ओके, सो कल 11 to 1 ही है. हाँ, क्लास सिर्फ आज लेट था. चलो, बाय बाय.